Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Shahbaz from Pedagogia School and College. I am physics teacher here. So आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट क्लास 9 की जो कि आज हुई है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर था जो कि है फॉर एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर टू कैलकुलेटेड टाइम्स ऑफ 5.35 मीन इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो दो दफ़ा परफॉर्म किया गया है. एक दफ़ा हमारे पास टाइम आया 5.35 सेकेंड्स एंड नेक्स्ट टाइम आया 5.40 सेकेंड. तो हमने यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो इसके क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर है फाइंड द हाइट. अब यहाँ पर देखें हाइट के अंदर आपके पास किस तरह से है. ये वाली हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. तो ये आपके पास एक किस्म का हाइपोटेन्यूज बनेगा अगर इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें. सो दिस वन इज हाइपोटेन्यूज जिसके अंदर हमारे पास एंगल गिवन है दैट इज 45 डिग्री. तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपके पास किस तरह से होती है. फार्मूला होता है साइन थीटा सो. तो हमारे पास होता है साइन थीटा इक्वल्स टू सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर वाले से. सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ पर देखें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर एच है और जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर ये वाली लेंथ बन रही है जो कि यहाँ फिगर से हमें नज़र आ रही है 0 to 270 सेंटीमीटर. आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लें मीटर्स के अंदर, अगर नहीं भी करते सो नो इशू एट ऑल. तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल गिवन है दैट इज़ 45 डिग्री. सो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर एच है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 270 सेंटीमीटर है. सो साइन 45 डिग्री होता है हमारे पास 0.85. 270 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 270. ये हमारे पास आ जाएगी हाइट के इक्वल. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हाइट आ जाएगी 229 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर हाइट. दिस विल बी द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट. अब डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट से मुराद मीन आपने जो है वो टोटल डिस्टेंस बताना है कि जो बॉल हमारी जो है वो कितने डिस्टेंस पर मौजूद है. जो कि फिगर से जो है वो क्लियर है हमारे पास. दैट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर. ये वाला जो है हम लोगों ने डिस्टेंस बताना है. डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट हमारे पास ये है. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है 270 सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर बन जाएगा. उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट के अंदर वी नीड टू फाइंड द मीन टाइम. सेकंड्स के अंदर हमने बताना है. अब मीन टाइम क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है वो दो दफ़ा परफॉर्म किया गया था जिसमें हमारे पास जो है वो दो टाइम दिए गए हैं. तो मीन टाइम के लिए हम क्या करेंगे सिंपली दोनों टाइम्स को सम अप करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. 5.35 प्लस नेक्स्ट टाइम था हमारे पास 5.40. दोनों को सम करके दो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. सम करके डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5.75 सेकेंड. ये हमारे पास जो है वो मीन टाइम आ जाएगा. पार्ट 4 में है राइट डाउन द रेलिवेंट इक्वेशन. तो यहाँ पर रेलिवेंट इक्वेशन मीन इसमें जो हम लोग आगे इक्वेशन भी जो है वो पुट फॉर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए करेंगे. तो बेसिकली इसमें जब हम लोग 2s और टी स्क्वायर के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो उससे फिर हम लोग जो है वो एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं और वो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्लोप. स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. तो स्लोप जो है वो चूँकि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x होता है और अब चेंज इन y अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो हमारे पास होता है हमारे पास टी स्क्वायर और अलॉन्ग x एक्सिस 2s. तो इस तरह से स्लोप इक्वल्स टू बनेगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s. तो 2s आपका न्यूमरेटर में जाएगा. 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मीन a इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी.
नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि जी कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ रोलिंग बॉल। यहाँ एक्सेलेरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करके देना है, मीन वैल्यूज हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। तो एक्सेलेरेशन जो है वो इक्वल्स टू है किसके, 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर के, 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। 2s हमारे पास यहाँ पर था 270 सेंटीमीटर, और अगर इस मीटर को कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करके ये हमारे पास बन जाएगा 2.70 डिवाइडेड बाय, जो टाइम जो है वो आपने कौन सा लेना है, एवरेज वाला टाइम लेना है, जो हमारे पास आया था 5.375, और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये आपके पास जो है वो टोटल जो आंसर बनेगा दैट विल बी 0.187। चूँकि हम लोगों ने लेंथ जो है वो मीटर में ली थी, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर में रहने देंगे तो फिर आपका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट के अंदर जो है वो आपने देना है, 0.187 लिख लें। सो इसका बी पार्ट है, इफ अ चाइल्ड इज स्लाइडिंग फ्रॉम अ स्लोप, सो व्हाट फोर्स एक्सेलरेट्स हिम डाउन द स्लाइड, ड्रा स्केच। मीन आपने ये देखना है कि जी अगर हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस तरह से है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड सरफेस है जिस पर जो है वो चाइल्ड जो है वो रोल डाउन कर रहा है, अब स्लाइड कर रहा है। अब लेट्स सपोज उसका मास जो है वो m है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जो इसका मास है, इसका ऑब्वियसली वेट होगा, या जो चाइल्ड है उस चाइल्ड का वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो वो है आपके पास वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि ये जो प्लेन सरफेस है ये उस चाइल्ड पर फोर्स लगाएगी जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस रिजल्ट ये जो वेट है इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक आपके पास होगा दिस कंपोनेंट, और एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट होगा, जिसमें ये आपके पास ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। इसमें तो कोई आपके पास जो मोशन वगैरह नहीं होगी। तो ये कंपोनेंट जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसको बेसिकली पुश करेगा डाउनवर्ड। तो ये इस तरह की जो है वो आप एक फिगर बना के वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते थे इसको। So the next question is, if angle of inclination is reduced to zero, what will be its effect on the rolling ball? Obviously जब आपके पास जो है वो कोई एंगल नहीं होगा, एंगल जीरो कर देंगे, मीन बिल्कुल हॉरिजेंटली जो है अगर हम इसको रख दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, बॉल जो है वो मूव नहीं करेगी, बॉल जो है वो वहीं पर रहेगी। सो इट्स मीन दैट द बॉल विल नॉट मूव। So next, if 2s are directly proportional to t square, then the graph between 2s and t मीन ऑब्वियसली बात है, प्रोपोर्शनैलिटी है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी वाला होता है तो उसके अंदर जो आपके पास ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसके अंदर 2s जो है वो हमारे पास अलॉन्ग x एक्सिस होता है, और अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो टी स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आपने सिंपल इसमें बता देना था कि जी आपका जो यहाँ ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। So move to the next question, that is question number two. What happens to the weight of body when immersed in water? And obviously जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं किसी भी वाटर के अंदर, तो क्या होगा, उसका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। किस वजह से वेट डिक्रीज हो जाता है? ड्यू टू बायोन फोर्स। बायोन फोर्स क्या होती है, जो कि फ्लूइड जो है वो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सो इट्स मीन दैट यहाँ पर आप लिखेंगे वेट डिक्रीजेज ड्यू टू बायोन फोर्स। The next question is state Schmider's principle, and that is stated as the buoyant force acting on an object fully or partially submerged in a fluid is equal to the weight of the fluid displayed by the object। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी भी फ्लूइड में डिस्प्लेस किया जाता है तो वो जितना फ्लूइड अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है जिस जगह पे वो आ रहा है, तो उस फ्लूइड के वेट के जितने जो है उस पर क्या लगेगी, बायोन फोर्स लगेगी। So the next one is part number three. What does the laws of flotation states? So the law of flotation states that the weight of liquid displaced by its immersed part, mean कोई भी बॉडी जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कब करता है, जब चाहे जितना भी वो उसके अंदर जो है वो फ्लोट हुआ हुआ है, इमर्स हुआ हुआ है, जितना भी उस पार्ट उसके अंदर फ्लूइड के अंदर, तो वो जितना वेट डिस्प्लेस करेगा दैट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी के इक्वल होगा। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस फ्लूइड में क्या करता है, फ्लोट करता है।
So next question is write down the formula to find the density of an unknown object. तो इसके लिए जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर जो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि आप फॉर एग्जांपल जिस अननोन ऑब्जेक्ट है जिसकी आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी वेट, उसका वेट फाइंड कर लेते हैं हम लोग पहले एयर के अंदर, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय जिस फ्लूइड के अंदर हम लोग उसको इमर्स करते हैं, जितनी उस पर बायोंड फोर्स लगती है वो, एंड मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर आपने उसको इमर्स किए। तो इस तरह से हम लोग जो है वो उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या इसमें आप जो है वो लेट्स सपोज प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन वाला नहीं लगाते, तो डेंसिटी जो है वो आपके पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। अगर मास नॉन है और वॉल्यूम भी आपके पास जो है वो है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से भी हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस कब होगा, व्हेन द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जब ये दोनों जो है टॉर्क्स जो है वो इक्वल होती हैं, देन जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3 MCQs दिए गए थे, जो कि स्क्यू गेज से रिलेटेड थे। द स्मॉलेस्ट मैयर दैट इज पॉसिबल बाय स्क्यू गेज इज कार्ड। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। सो द करेक्ट आंसर इज लीस्ट काउंट। द नेक्स्ट वन इज राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द स्क्यू गेज एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर ये बेसिकली 5 है। सो टोटल रीडिंग लेने के लिए हम लोग मेंस के रीडिंग और सर्कुलर्स के रीडिंग दोनों को करते हैं ऐड। तो अगर हम मेंस के रीडिंग की बात करें, जिसको मैं m.s कह देता हूँ, मेंस के रीडिंग दैट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 5 के बाद क्या है 6 के बाद हमारे पास जो है ये पॉइंट्स में होता है, तो इट्स मीन दैट 6.5 जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज मेंस के रीडिंग। तो 6.5 मिलीमीटर जो है वो मेंस के रीडिंग आएगी। फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसको मैं s.s कह देता हूँ। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमने क्या करना होता है, डॉटम लाइन के सामने एग्जैक्ट ये वाली जो आपके पास लाइन होती है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है उसके लीस्ट काउंट से। तो अगर आप ये देखें तो ये 45, 46, 47, ये आपके पास 48th लाइन बन रही है। तो कंसाइडिंग डिवीजन जो है 48 है, इस 48 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट इसका जो है वो 0.01 मिलीमीटर है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48 मिलीमीटर। अब टोटल रीडिंग के लिए क्या करना है, इन दोनों को हम लोगों ने कर देना है ऐड। सो टोटल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 6.5 मिलीमीटर प्लस 0.48 जो कि हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये आ जाएगी हमारे पास मिलीमीटर्स के अंदर, जिसका आंसर बन जाएगा 6.98 मिलीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट वन बन रहा है। Third MCQs is the head mean circular scale of a screw gauge contains 100 divisions and its pitch is 1 millimeter. What is the least count of screw gauge? Least count of screw gauge का फॉर्मूला होता है least count is equal to pitch divided by total number of divisions on circular scale. pitch यहाँ पर दी हुई है हमें 1 millimeter और total circular divisions हैं हमारे पास 100. So 1 divided by 100 that will be equals to 0.01 millimeter. तो ये बेसिकली थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 0.01 आना है, 1.1 0.1 नहीं है, तो 0.01 विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।